नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। Which of the following is of prime importance for becoming a successful principal of a school? किसी स्कूल का सफल प्रिंसिपल बनने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है बी, विजन। Which of the following is best possible means to achieve long term objectives? लॉन्ग टर्म उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से सबसे बेस्ट पॉसिबल मीन्स साधन क्या है? इसका राइट आंसर है A, strategy. Fundamental purpose for the existence of any institution is described by its. किसी भी संस्था के जो फंडामेंटल पर्पस है उनको निम्न में से किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है, किसके द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है बी, मिशन। As per the right of the children to free and compulsory education act 2009, 2009 में जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो एक्ट बना था उसके अनुसार व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर वीक फॉर द टीचर? एक टीचर के लिए एक सप्ताह में कितने मिनिमम वर्किंग आवर हैं? इसका राइट आंसर है बी, 45 आवर इंक्लूडिंग प्रेपरेशन आवर। 45 घंटे हैं जिसमें टीचर ने अपनी तैयारी भी करनी है, प्रेपरेशन भी करनी है। टोटल 45 आवर हैं। एज पर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, 2009 का फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट है, उसके अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? निम्न में से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कौन सा कार्य नहीं है? एसएमसी कमेटी का कौन सा कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, प्रिपेयरिंग द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर द स्कूल। स्कूल के लिए मापदंड तैयार करना जो एसएमसी कमेटी का कार्य नहीं है। फिर कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला कार्य है प्रिपेयरिंग एंड रिकमेंडिंग दी स्कूल डेवलपमेंट प्लान। जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो तैयार करना और उसके लिए रिकमेंडेशन देना। मॉनिटरिंग दी वर्क ऑफ द स्कूल, स्कूल के कार्य को मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट रिसीव्ड, जो ग्रांट प्राप्त हुई है उसकी जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी निगरानी करना। एसएमसी कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी गिनती हमेशा ओड होती है, 7, 9 और 11। और हमारे स्कूल में 11 सदस्यीय एसएमसी कमेटी है और जो इसमें जो 50% है वो फीमेल होती हैं और 6 जो फीमेल हैं, 5 मेल हैं। और एसएमसी कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनमें एक टीचर या रिटायर्ड टीचर दोनों में से एक उसे लिया जाता है। और जो सभी 75% जो इस एसएमसी कमेटी के जो सदस्य हैं वो पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चों के माता पिता होते हैं 75%। और एक बात और ख़ास इसमें ध्यान रखनी है कि सभी कम्युनिटी समुदाय को इसमें बराबर जो है प्रतिनिधित्व दी जाती है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस और एससी कैटेगरी के बच्चों के पेरेंट्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इज entitled to free and compulsory education as per the right of children to free and compulsory education act 2009? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो 2000 एक्ट है उसके तहत निम्न में से कौन से ग्रुप के जो बच्चे हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करने के हकदार हैं? इसका राइट आंसर है सी, 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करने का राइट रखते हैं। As per the right of children to free and compulsory education act 2009, an all weather school building should consist of
2009 के फ्री एंड कंपल्सरी जो एक्ट है उसके तहत जो एक स्कूल की बिल्डिंग में क्या क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। एंड इजी एक्सेस विदाउट बैरियर, बिना किसी रुकावट के स्कूल में आसानी तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल ये भी राइट आंसर है। कॉमन रूफ फॉर टीचर एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, एसएमसी कमेटी और टीचर्स के लिए कॉमन रूम, ऐसी कोई बात नहीं है। किचन वेयर मिड डे मील इज कुक्ड इन द स्कूल, एक किचन चाहिए जहां पर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील का खाना पकाया जा सके, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। और 3 रॉन्ग है, 3 को हम एलिमिनेट करेंगे तो जे आंसर गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया और राइट आंसर है बी। सबसे इजी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक ना एक ऐसा क्लू होता है जिससे हम राइट आंसर पर पहुंच सकते हैं। According to the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, the vacancies of teacher in a state-owned school, state-owned school का अर्थ है सरकारी स्कूल, राज्य के स्कूल, shall not exceed। जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है उसके तहत सरकारी स्कूलों में जो वैकेंसीज है वो नहीं हो सकती, किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर है सी 10% ऑफ द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ। जितने टीचरों की असामियाँ सैंक्शन है उससे 10% ज़्यादा नहीं हो सकती, पर रियलिटी ये है जितनी सैंक्शन पोस्टें हैं उससे बहुत ज़्यादा कम जो टीचर हैं वो आज की डेट में वर्किंग स्टेट में है। लगभग 25 से 30% वैकेंसीज हैं जो वो खाली रहती हैं। The task of preparation of the National Curriculum Framework 2005 was accomplished by, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसका जो प्रेपरेशन का टास्क है वो उसे पूर्ण करने किया गया था, किसके द्वारा पूर्ण किया गया था, इसका राइट आंसर है डी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एंड 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। एज पर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2010, जो एक बात ध्यान में रखनी है, जो एक्ट है वो 2009 है और इम्प्लीमेंट हुआ था 2010 में, अप्रैल में 2010 में ये लागू हुआ था। और जहां पर रूल्स लिखा हुआ है इससे पहले एक्ट लिखा गया था। जो रूल्स है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2010, द स्टेट एडवाइजरी काउंसिल इज चेयर्ड एक्स ऑफिसियो बाय, जो सलाहकार काउंसिल है उसकी जो प्रधानगी है निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। जो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग है सभी स्टेटों की होती है, जिस स्टेट में होती है उस स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इसकी प्रधानगी करता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मिनिस्टर इन इंचार्ज ऑफ स्कूल एजुकेशन इन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जहाँ पर जिस राज्य में जे हो रहा है काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर इन इंचार्ज ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका मीनिंग है एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, वो इसका जो प्रधानगी करता है इस काउंसिल की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है सी, एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल का मतलब है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। जो सीखना है, लर्निंग है, वो अनुभव के आधार होनी चाहिए, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसको हम कहेंगे पॉक्सो। इसको हम जो फुल फॉर्म दी हुई है पॉक्सो की, POCSO, पॉक्सो। पॉक्सो की जो फुल फॉर्म है दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012।
चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ। इस पॉक्सो में जो चाइल्ड है उसकी उम्र क्या होगी, किससे कम होगी? इसका राइट आंसर है सी, 18 ईयर। अकॉर्डिंग टू द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान template of the National School Safety Program NSSP, how many students are specified to be part of the recommended structure of the School Disaster Management Committee? सभी स्कूलों में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है वो बनी होती है, और एनएसएसपी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में कितने विद्यार्थियों को रिकमेंड किया गया है कि वो इस स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं? इसका राइट आंसर है सी, 4। While inquiring into any matter relating to the complaint under section 14(1) of the Commissions for Protection of Children Right Act, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट का जो सेक्शन 14(1) है 2005 का, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट शिल हैव, इस सेक्शन 14(1) के तहत जो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, इसे कौन से राइट्स प्राप्त होंगे? इसका राइट आंसर है बी, ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। इसके पास सिविल अदालत जैसे सभी राइट प्राप्त होंगे। जैसे सिविल कोर्ट में जो जजमेंट आती है ऐसी ही जजमेंट जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दे सकता है। Which one of the following educational institution of ancient time is not a part of independent India? निम्न में से कौन सी वह विद्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो आज आजाद भारत का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, तक्षशिला। ये आजकल पाकिस्तान में है, ठीक है। The comparison of a pupil's performance on a test with that of another pupils in some appropriate reference group is called। हमने बताना है कि जब एक बच्चे की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की जाती है किसी और विद्यार्थी के साथ सेम सब्जेक्ट, सेम टेस्ट में, सेम सब्जेक्ट में, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ये क्वेश्चन 12 जुलाई को 2020 को यूपीएससी के द्वारा प्रिंसिपल एग्जाम में पूछा गया था। जो आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं यूपीएससी के द्वारा जो 17 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट संडे को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा प्रिंसिपल के एग्जाम में, वो हम आज कर रहे हैं। Which one of the following section of the Commission for Protection of the Child Rights Act 2005 allows the state government to constitute an authority? जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करने का, अपॉइंट करने का राइट देता है। उस स्टेट को देता है वेयर द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज़ नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का पुनर्गठन नहीं किया गया है, जहाँ गठन नहीं किया गया है, वह कौन से सेक्शन के तहत जे अथॉरिटी स्टेट को प्रदान करता है कि वह एक अथॉरिटी का गठन कर सकता है? इसका राइट आंसर है ए, सेक्शन 14(a)(1). Which one of the following is correct with regard to the recommendation of the National Education Policy 2020 to establish school complexion within a radius of 5 to 10 km for effective school governance? निम्न में से क्या करेक्ट है? NEP 2020 की रिकमेंडेशन के संदर्भ में क्या सही है कि एक स्कूल गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर के लिए स्कूल कम्प्लेक्स है वो इस्टेब्लिश किए जाएं? इनमें से कौन सी जो रिकमेंडेशन है वो दुरुस्त है, ठीक है, वो हमने बतानी है। इसका जो राइट आंसर है, जो रिकमेंडेशन दी गई है उसमें कहा गया है कि एक जो कम्प्लेक्स स्कूल होगा
कॉम्प्लेक्स स्कूल के भी अधीन जो जितने भी स्कूल होंगे वो 5 से 10 किलोमीटर रेडियस के बीच होंगे। और पहले क्या होता था कि हमारा भी क्लस्टर स्कूल है जिसमें मैं टीच कर रहा हूँ, वहाँ पर 2 मिडिल स्कूल हैं, पर जो रिकमेंडेशन दी गई हैं एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसमें कहा गया है कि अब एक क्लस्टर में सेकेंडरी स्कूल होगा और प्राइमरी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल होगा, वो भी इसके अधीन होंगे। इसके अलावा एक जो आंगनवाड़ी है वो भी इसके अधीन आएगा। इसका राइट आंसर है, इसमें एलिमेंट्री कहा गया है, जो रॉन्ग आंसर हो चुका है। इसमें 1 एलिमेंट्री कहा गया है, जो भी रॉन्ग हो चुका है। इसमें 1 सेकेंडरी कहा गया है, स्कूल टुगेदर विद ऑल स्कूल्स ऑफरिंग लोअर ग्रेड्स एक्सक्लूडिंग, इसमें आंगनवाड़ी को छोड़ दिया गया है और राइट आंसर है बी। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 1 सेकेंडरी स्कूल होगा और इसके साथ लोअर ग्रेड्स के सभी स्कूल होंगे और साथ आंगनबाड़ी भी इसमें शामिल होगी। क्लस्टर में आज हम देखते हैं तो क्लस्टर का हिस्सा नहीं है आंगनबाड़ी, किंतु जो रिकमेंडेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें आंगनबाड़ी भी जो स्कूल क्लस्टर का एक भाग होगा। The Rights of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 does not stipulate which one of the following with regard to the Constitution of School Management Committee। जो SMC है, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी फॉर्मेशन होती है तो निम्न में से कौन सा कथन है वो बिल्कुल डज नॉट स्टिपुलेट, वो ठीक नहीं है, वो निर्धारित नहीं करता SMSC को। मैंने पहले भी बताया है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके जितने भी सदस्य हैं वो ओड होते हैं, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, और जितने सदस्य होंगे उसमें कम से कम 50% फीमेल होगी। हमारे स्कूल में 6 फीमेल हैं और 5 जेंट्स हैं, और एक कम से कम एक जो तो रिटायर्ड टीचर होगा SMC कमेटी का मेंबर, या सीनियर जो टीचर है वो SMC की कमेटी का जो सदस्य होगा। और हमने देखना है भी जो 4 जहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक गलत है, वो हमने पहचानना है। पहला है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शिल बी टीचर। 2/3 का मतलब है कम से कम 66% है जो मेंबर हैं वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के टीचर होंगे। ये बिल्कुल गलत है और हमने गलत ही बताना था, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शिल बी पेरेंट्स और गार्डियन। ये बिल्कुल सही है। 75% जो SMC कमेटी के मेंबर है वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होंगे या गार्डियन होंगे। एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शिल बी वोमेन। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की 50% जो मेंबर वो फीमेल सदस्य होगी, बिल्कुल सही है बी भी। एंड proportionate representation should be given to parents and guardian of children belonging to disadvantaged groups and weaker section। ये भी मैंने बताया कि सभी कम्युनिटी को उनका जो प्रॉपर प्रोपोर्शनेट वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। SC BC वीकर सेक्शन है उन सभी को ही इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। As per the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules 2010, the block level grievance redressal committee set up as a part of redressal mechanism for the teacher। 2010 का जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है उसके तहत जो टीचर्स हैं उनकी जो शिकायत निवारण के लिए ब्लॉक लेवल एक कमेटी का गठन किया गया है। वो इन टीचर को कितने समय में उनकी शिकायतों का जो निवारण करेगी, इसका राइट आंसर है ए 15 डेज। 15 दिनों में जो ब्लॉक लेवल की जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है वो टीचर की जो भी शिकायत है उसका निवारण करेगी। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन इंटीमेशन इन रूटीन internal administrative matters such as grant of regular leave, internal posting and transfer etc. is called used for issuing। निम्न में से कौन सा यूज किया जाता है जब कोई सूचना देनी हो, इंटरनल पोस्टिंग की, रेगुलर लीव की
और ट्रांसफ़र की तो वो ऑर्डर होता है ऑफिशियल ऑर्डर। इसका राइट आंसर है ए। Which of the following issue cannot be taken up for redressal of grievance through web-based central public grievance redressal and monitoring system? निम्न में से जो वेब आधारित केंद्रीय जनतक शिकायत निवारण और जो निगरानी जो सिस्टम है उसके द्वारा शिकायतों के निपटारे के लिए निम्न में से कौन से जो मैटर है वो नहीं लिए जाते? कहने का तात्पर्य ये है CPGRAMS के द्वारा निम्न में से कौन से मैटर है जो शिकायत के तौर पर नहीं उन पर सुनवाई की जाती। इसका जो राइट आंसर है पर्सनल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, ये भी नहीं मैटर उनके द्वारा सुने जाते। सब जुडाइज केसेस, ऐसे केसेस जिनका पहले ही अदालत में जो चल रहा है, अदालत के अधीन है, वो भी नहीं सुन लिए जाते। राइट टू इंफॉर्मेशन मैटर्स, जो राइट टू इंफॉर्मेशन मैटर वो भी नहीं लिए जाते। RTI के जो मामले भी नहीं लिए जाते, सजेशन भी नहीं ली जाती इसके द्वारा। तो इनमें से डी आंसर बिल्कुल राइट है, 1 2 3 4 इनमें से कोई भी ऐसा जो शिकायत है वो CPGRAMS के द्वारा नहीं सुनवाई की जाती। मुझे आशा है आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।